साथियों नमोदय। आज हम आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं। जैसे आदमी का स्वभाव जो होता है वो एक दायरे में घूमता रहता है। दायरे में घूमने से मतलब है जैसे कुल्लू का बैल होता है, उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो सर्किल में घूमता रहता है और काम होता रहता है। शायद आदमी की जिंदगी भी ऐसी ही हो गई है या आदमी का स्वभाव भी ऐसे ही हो गया है। हम बहुत सारी चीजें जो हैं, चाहे डर से, चाहे आदतन और चाहे एक प्रक्रिया के अंतर्गत जीवन में प्रयोग करते रहते हैं और उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। मतलब दिमाग में तर्क की बात नहीं लाई जाती है। तो क्या होता है कि आदमी जो है एक दायरे में ही घूमता रहता है और उसकी सोचने की शक्ति जो है कमजोर हो जाती है। अब जब उसकी सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है तो वो उसी को अपना काम समझ लेता है या सबसे अच्छा काम समझ लेता है। जैसे कुएं का मेढक ऐसा सोचता है कि ये कुआं ही हमारी जिंदगी है, पर जब वो बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसे ही एक स्थिति आती है जब आदमी जो है ऊब जाता है या उसे थोड़ा सा आभास होता है कि कहीं न कहीं हम जो है बहुत एक्टिव नहीं है। जैसे एक आपको चीज बताते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी अपने आखिरी समय में अपनी पत्नी को तलाक देता है। पत्नी पूछती है कि इस उम्र में तलाक देने का क्या औचित्य है, बहुत सारा समय बीत गया, अब तो बहुत कम समय ही रह गया। पत्नी उसकी थोड़ी बिगड़ैल किस्म की थी, तो उसने कहा अब बहुत हो चुका, अब हद पार हो रही है। तो हद का निर्धारण आप जीवन के आखिरी टाइम में करते हैं तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हद का निर्धारण जो है आप अपने समय रहते हुए जवानी में बचपन में कर लेते हैं तो बाकी जिंदगी आपकी ठीक तरीके से बीतती है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया। इस तरह की अनेकों समस्याएं हैं। जैसे धूम्रपान करना, अरे ठीक है क्या करना है। दोस्त यार भी कहते हैं अरे सिगरेट नहीं पीते तुम, पान नहीं खाते तुम, ड्रिंक नहीं करते तुम, शराब नहीं पीते हो, या ऐसा नहीं करते हो या वैसा नहीं करते हो। तो क्या होता है उसके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करती है और धीरे धीरे वो उसका आदी हो जाता है। आदी होने के बाद जब एक समय आता है कि उसे आभास होता है कि शरीर की बहुत क्षति हो रही है या हम बीमार पड़ जाएंगे या हमारा भारी नुकसान हो जाएगा, तब उसको छोड़ने के बारे में वो विचार करता है। तब तक पानी हद से गुजर चुका होता है, पानी सिर के ऊपर हो गया होता है। ऐसी स्थिति में आपका निर्णय जो है निरर्थक हो जाता है। आपका भारी नुकसान हो चुका होता है और उसको रिकवर करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है और आप उस समय उस आदत से निजात पाना चाहते हैं जब क्षति की मात्रा बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। ये आम बात मैं कह रहा हूँ, ये कोई खास बात नहीं है, आम बात है। इस तरह के लोग, इस तरह का समाज और इस तरह के देश दुनिया में अनेक चीजें मिलेंगी जब लोग ऐसे ही करते हैं। तो हद पार न हो या
उसको कह लीजिए एनफ इज एनफ ना हो, तब तक आप जो है उस चीज के बारे में विचार नहीं करते हैं, तो यह विचार करना नहीं हुआ। ये तो मजबूरी हुई जब आप ऐसा करते हैं। अगर कोई बुढ़ापे में तलाक देता है तो ये उसकी मजबूरी होती है, न कि उसकी इच्छा शक्ति होती है। तो इस बारे में आदमी को पहले ही ध्यान करना चाहिए कि अगर आदतें खराब हो रही हैं या जीवन में निराशा पैदा हो रही है या जीवन में डिस्टरबेंस पैदा हो रही है, तो उसका उपाय तत्काल किया जाए, समय रहते किया जाए, ताकि शेष जिंदगी जो है वो ठीक तरीके से कटे। आप देखते होंगे विदेशों में भी है और देश के अंदर भी अब ये चीज़ आ गई है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने काम में लग जाते हैं, उनका अपना एक परिवार बन जाता है। तो उसमें वो अपनी रोजी रोटी कमाने में, अपना परिवार चलाने में, अपना परिवार की देखभाल करने में उन्हें भारी सहयोग की भी आवश्यकता होती है और उनकी कुछ मजबूरियां भी खड़ी हो जाती हैं, जिसके वजह से माँ बाप की देखभाल वो समुचित तरीके से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में माँ बाप भी दोष देने लगते हैं, समाज भी दोष देने लगता है कि देखो ये लड़का ऐसा कर रहा है, लेकिन लड़के की कोई मजबूरी होगी। तो ऐसी स्थिति में एक सामंजस्य बिठाने की बात है कि अगर सामंजस्य आप बिठाते हैं तो इस चीज का निराकरण हो सकता है, या आप माँ बाप को समझा सकते हैं कि मेरी मजबूरी है पिताजी या माताजी, और आपको हम ऐसे जो है क्या कहते हैं आप की व्यवस्था कर रहे हैं या आपकी देखभाल करेंगे या इस तरह से करेंगे। एक ताज़ा उदाहरण जो हमारे जहन में है, एक हमारे मित्र हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु काफ़ी समय पहले हो गई। अब वो चारपाई पर हैं क्योंकि उनका बैक पेन जो है, बैक पेन का बीमारी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो खड़े होकर के चल नहीं सकते, बहुत मामूली चलते हैं। बच्चे उनके नौकरी में हैं और दूर दूर रहते हैं, और उनके 2 या 3 लड़के हैं जो नौकरी के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पैसा पाया, वो बच्चों में बांट दिया और बांट करके सोचा हमारी जिंदगी अब क्या करना है, पैसे का होगा, कट जाएगी। पर स्थिति अलग हो गई तो तीनों बच्चों ने उनको एक केयर टेकर रख दिया और कहा कि यहीं आपकी देखभाल करेंगे, हम लोग तो देखभाल कर नहीं सकते क्योंकि हम दूर रहते हैं, या हमारी पत्नी की समस्या है कि पत्नी हमें नहीं छोड़ती है, आपके लिए समय नहीं दे पाते हैं, या हम दूर नौकरी करते हैं। तो उन्होंने एक केयर टेकर रख दिया और उनसे वार्तालाप के दौरान ज्ञात हुआ कि एक लड़के ने कहा कि पिताजी और अधिक हम क्या कर सकते हैं, नौकरी छोड़ेंगे तब भी विपन्नता है आपकी देखभाल के लिए, और इससे अधिक अब कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं है। अब मजबूरी में उनको इस व्यवस्था को स्वीकार करना पड़ा। अब प्रश्न यहाँ ये पैदा होता है कि पहले ही ये व्यवस्था उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सोच करके कि बच्चे बाहर चले जाएंगे, नौकरी में चले जाएंगे, उनकी नौकरी का कोई नहीं, नौकरी मतलब पराधीनता रहेगी, तो हम क्यों न ऐसी व्यवस्था कर लें जिसकी वजह से हमें उनकी आवश्यकता कम से कम पड़े। इसी तरह की बात और भी है, ये तो व्यक्तिगत बात हुई। इसी तरह की सामाजिक बात हम कर रहे हैं। सामाजिक बात में वो भी आती है कि आप पीते हैं और आसपास के लोगों को आप डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें तनाव में लाते हैं। आपकी कुछ आदतें जो है मोहल्ले के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, और जैसे आप अपने घर में ही दोस्तों यारों के साथ पार्टी करते हैं, डांस करते हैं, तो डिस्टर्बेंस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं
तो ये भी है कि इसके बारे में भी गंभीरता से विचार करनी चाहिए। ये तो सामाजिक बात हो गई कि हम ओवर ड्रिंकिंग न करें, ताकि अगल बगल वालों को या हमारे परिवार को या अन्य लोगों को या राह चलते लोगों को हमसे कोई समस्या न खड़ी हो। ये कानून नहीं है, ये आपकी स्वच्छंदता पर आपत्ति नहीं है, आपकी इच्छा पर कोई रोक नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था है कि समाज के बीच में आपको रहना है, तो आप इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखेंगे, और वो बहुत हो गया या अति हो रही है ये वाली बात ना आने पाए। अब आप समाज के ऊपर ले चलते हैं। समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनको पुस्त दर पुस्त हम ढो रहे हैं। ये बहुत अहम बात है, जिनको हम पुस्त दर पुस्त ढो रहे हैं। हमारे पिताजी करते आए, हमारे माताजी करते आए, उनसे पहले भी करते आए, और उन कुरीतियों का आज कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों करते हैं हम? एक देहात की भाषा में कहते हैं, उसके झंझट में न पड़े, आसानी से जिंदगी कट जाए। आसानी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुरीतियों को ढोते रहें और समाज पर वो बोझ बनती रहें और पूरे समाज का विकास रुकता रहे, या उसकी वजह से एक क्या कहते हैं, जल को अगर बांध दीजिएगा, बहने नहीं दीजिएगा, तो उस जल में सड़ांध आने लगेगी। ऐसे ही अगर इन कुरीतियों को दूर नहीं करते रहिएगा तो क्या होगा? समाज में पूरी तरह से समाज आपका सड़ जाएगा, पूरी तरह से समाज से दुर्गंध आने लगेगी, और आप पूरा समाज जो है नष्ट हो जाएगा, गुलाम हो जाएंगे आप, और आपकी सामाजिक व्यवस्था जो है लड़खड़ा जाएगी, चरचरा जाएगी और गिर जाएगी, जिसकी वजह से समाज नष्ट हो जाएगा और आप पर दूसरा हावी हो जाएगा। हावी होने से मतलब आप गुलाम हो जाएंगे। अब जैसे कुरीतियों में ले लीजिए मुंडन संस्कार। ये संस्कार नहीं है, गलत तरीका है। अंत्येष्टि भोज, मरने के बाद आप क्यों जश्न मना रहे हैं? परंपराओं के नाम पर आप जो है तमाम लोगों को खाना खिला रहे हैं, और थोड़े लोगों को खाना नहीं खिला रहे हैं, आप 800 लोगों को खाना खिला रहे हैं। पंडितों को बुला करके आप, या इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को बुला के आप अच्छा खासा दान दक्षिणा दे रहे हैं। वो भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और आप अपनी गाढ़ी कमाई जो है, जो परिवार के लिए है, वो दूसरे को दान के नाम पर, परंपरा के नाम पर, कुरीतियों के नाम पर निछावर कर देते हैं। तो मैं आपको गिना देता हूँ, शॉर्ट में, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि अंत्येष्टि भोज, कांवड़ यात्रा और मुंडन संस्कार, विवाह इत्यादि में इतने ज्यादा जो है कुरीतियां हैं कि लड़का लड़की समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो विवाह करने की पद्धति, और भी आप देखते होंगे कि एक अश्वनी मास में पितृपक्ष, इस तरह की अनेकों कुरीतियां हैं। श्मशान पर दुनिया भर के जो है संस्कार के नाम पर कार्रवाई की जाती है। जब आदमी मर गया तो उसके संस्कार का और कार्रवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ये जितनी कुरीतियां हैं, और भी कुरीतियां हैं, आप जानते हैं, आप करते भी हैं। इन कुरीतियों को हमें बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आप अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे। जो पैसा आप इन कुरीतियों में खर्च करते हैं,
उसे आप बच्चों की अच्छी शिक्षा देने पर, बच्चों के कपड़ों पर, बच्चों के खाने पर और पूरे परिवार के खाने और कपड़े पर आपको खर्च करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका रहन सहन का स्तर ऊंचा पड़े, आपकी सोच बदले और रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है अपना रास्ता खुद ही खोज लेता है, वो आपके ऊपर बोझ नहीं बन सकता है, कोई न कोई रास्ता खोज लेगा। तो ये मेरा कहना है कि एनफ इज एनफ, मतलब हद हो गई, अति हो गई। तो ये समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं जिनका हमने जिक्र किया है, ये अति हो रही है। शादियां आप कोर्ट में जाके करिए और सरकार को रेवेन्यू भी दीजिए जो आप किसी गैर आदमी को देते हैं और उसको भी आप बिगाड़ते हैं और खुद भी आप नुकसान उठाते हैं। तो वो देश में के काम आए, वो एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसे दीजिए, कोर्ट में शादी करिए। और अगर आप खुशी मनाना चाहते हैं तो अपने निकट संबंधियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाइए, अच्छा से अच्छा गिफ्ट करिए और अच्छा से अच्छा उनका मान सम्मान करिए। खाने से ज़्यादा जरूरी है उनका मान सम्मान करना। तो इस तरह से समाज को बदलिए और समाज को बदलने के साथ ही आप देखेंगे कि आपका समाज जो है बहुत ही पुष्ट हो रहा है, आपका समाज सुदृढ़ हो रहा है। ये मूर्तियों की पूजा, जहाँ अभी आप सुन रहे होंगे कि अयोध्या में राम मंदिर के अंदर करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो रही है, चारों तरफ वो खबर वायरल हो रही है। ऐसे मंदिर से क्या मतलब है? जहाँ झूठ बोला जाए, बेईमानी किया जाए, चोरी किया जाए, वो मंदिर कैसे हुआ भाई? और उसका प्रतिष्ठा कैसे हुई? वो तो व्यापार हो गया, धंधा हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर आपने चैनल, वीडियो बहुत सारगर्भित है, इसे पढ़िए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए और समाज के अंदर जागरूकता फैलाइए ताकि कुरीतियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएं। ये पूजा करने की पद्धति भी आपकी कुरीति में ही है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, दूसरों से को भी आग्रह करिए, बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको आगे भी इसी तरह की जागरूकता वाली वीडियो बना के देता रहूं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।